गुड इवनिंग 11th क्लास। ओके बेटा, हम लोग अपने आगे की टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, गुणों में आवर्तता। अब इसमें हमारा जो अगला गुण हमको पढ़ना है वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए, जैसे कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को जब निकालता था उसको कितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट हो रही थी, वो हमने पीछे सीखा था आपका आयनाइजेशन एनर्जी, आपको याद होगा। ठीक है। अब आज इसका विपरीत है, अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब भी उसमें से ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है। इसकी डेफिनेशन आप देखिए, बुक में से पढ़ सकते हैं। जब कोई उदासीन गैसीय परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। समझ में आ गया? ये आयनाइजेशन का उल्टा हो गया। आयनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी के समय पे आपका पॉजिटिव आयन बनता था, इस केस में आपका नेगेटिव आयन ऋणायन बनेगा। ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है उसके साथ उसका जो मान आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, ये वैल्यू हमेशा आपकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते समय इसका मान धनात्मक लिखते हैं, लेकिन इसका मान हमेशा ऋणात्मक लिखते हैं अगर आप इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कह रहे हैं। और इसी को अगर आप इलेक्ट्रॉन बंधुता कह रहे हो तो वैल्यू वही रहेगी, केवल मान धनात्मक हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान रखना कि जब आपके पास मुक्त ऊर्जा जितनी भी ऊर्जा निकली है, अगर आप इलेक्ट्रॉन बंधुता कह रहे हैं तो उसका मान पॉजिटिव लिखेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कह रहे हैं तो वही वैल्यू आपकी ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना माइनस और प्लस के बारे में। अब आपके पास किसी विलगित गैसीय परमाणु अथवा आयन के बाहर से ऊर्जा लगाकर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कराकर 1 इकाई ऋणावेश की वृद्धि की जाती है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन लब्धि का मान धनात्मक लिखते हैं। ठीक है, अगर हम ऊर्जा बाहर से लगा रहे हैं। और जो मैंने आपको पहले बताया, अगर हम ऊर्जा अगर जो तत्व है वो अपने इच्छा से ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो वैल्यूज उल्टी है। अगर हमें ऊर्जा लगानी पड़ रही है तो वैल्यूज जस्ट ऑपोजिट हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उस केस में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन बंधुता उस केस में नेगेटिव। और खुद से ऐसा कर रहा है अगर कोई परमाणु तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन बंधुता पॉजिटिव। ये सिर्फ साइन कन्वेंशन है जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने पड़ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स जब आप लोग करते हो आगे जाके। ठीक है। अब आपके पास हम तो क्योंकि गुणों में आवर्तता पढ़ रहे हैं तो हमें उस पर इतना फोकस नहीं करना है। आपको कारक देखने हैं कि किन किन कारकों पर ये इलेक्ट्रॉन बंधुता निर्भर करती है। पहला कारक है आपका परमाणु आकार। परमाणु आकार यानी कि जितना बड़ा परमाणु होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता पर क्या असर आएगा। देखिए, परमाणु आकार बढ़ने पर बाहरतम कोश की नाभिक से दूरी अधिक हो जाती है, अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश बताइए बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? वेरी गुड, कम हो जाएगा। और जब नाभिकीय आवेश कम हो गया, आकर्षण कम हो गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम हो गई, इसलिए जो निकलने वाली ऊर्जा है उसका मान भी कम हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि परमाणु आकार और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विपरीत हैं। आकार बढ़ रहा है तो गेन एंथैल्पी कम हो रही है, और आकार घट रहा है तो गेन एंथैल्पी बढ़ रही है। समझ में आ गई? अगला है प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसमें देखिए बेटा, जितना ज़्यादा नाभिकीय आवेश उतना ग्रहण करने की क्षमता, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। तो ये डायरेक्ट चलता है, अगर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ेगी। फिर परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो पूर्ण भर जाएगा, जैसे मान लो NS1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, S में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही वो पूर्ण फिल हो जाएगा, है ना, कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। या फिर P5 तक पहुँचे हुए हैं और P में 6 इलेक्ट्रॉनों की जगह होती है तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके P उसका पूरा का पूरा भर जाएगा, तो ये पूर्ण फिल की स्टेट होती है। अब जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके
पूर्ण शून्य या मतलब कंप्लीट होने जा रहा है, उन केस में आपके पास धनात्मक इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रदर्शित करते हैं। मतलब पहले से ही पूरा का पूरा कंप्लीट है और इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करना। और जिनमें इलेक्ट्रॉन ड्रेन करके वैल्यू आराम से आ सकती है, उनकी ये वैल्यू धनात्मक हो जाती है। समझ में आ गई? तो आप ये स्थायित्व के साथ विपरीत है। अगर स्थायित्व कम है तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ज़्यादा, और स्थायित्व पहले से ही ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम। उसके बाद उपकोशों में प्रकृति। अंतिम उपकोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। सबसे अधिक क्षमता S के पास है, उससे कम P के पास, उससे कम D के पास और उससे कम F के पास। ठीक है, ये क्रम आपको याद रखना है। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जो है हमारा टॉपिक आवर्तिता। अगर आप वर्ग वाइज बात करते हैं, वर्ग में आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आप वर्ग वाइज बात कर रहे हैं तो टॉप से बॉटम जब नीचे से ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वो ऊपर से नीचे आने पर कम हो जाता है। ठीक है, सारे कारक जो आपने पढ़े हैं उनको रिलेट करके अगर आप बनाएंगे तो आपके पास वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। अगर आप आवर्त की बात करते हैं, आवर्त क्या होता है? बाएं से दाएं जाने में, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान है वो क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बोलिए। यस, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये आवर्त में लेफ़्ट टू राइट मान बढ़ रहा है, वर्ग में टॉप टू बॉटम मान घट रहा है। ठीक है, अब इसमें भी कुछ अपवाद हैं बच्चों। तो पहला अपवाद पहले हम वर्ग के अपवाद गिन रहे हैं। वर्ग का पहला अपवाद देखिए, तृतीय आवर्त में तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता द्वितीय आवर्त वालों से अधिक होती है। ठीक है, ये एक अपवाद है। आपने वर्ग में भी क्या पढ़ा कि मान कम होना चाहिए, लेकिन जब आप सेकंड से थर्ड में पहुंच रहे हैं तो ये वाला मान ज़्यादा हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखो, इसका कारण भी उन्होंने समझा रखा है। इसका कारण द्वितीय आवर्त में तत्वों का अत्यंत छोटा आकार और उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व है। ठीक है, जो द्वितीय आवर्त है, जो सेकंड आवर्त है, वहाँ पर तत्व छोटे आकार के होते हैं। छोटे आकार होने की वजह से उनके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, और इस कारण जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं उनको प्रतिकर्षित करने लगते हैं नए वाला इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा। मतलब पहले से ही बहुत पास पास रखे हुए हैं, कोई नया इलेक्ट्रॉन आके ग्रहण करता है तो उनके आपस में रिपल्शन होने लग जाती है। तो इस प्रतिकर्षण को समाप्त करने में सारी की सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। अतः जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो ज़्यादा था वो वहाँ पर यूज़अप हो गया, तो वो वैल्यू कम रह जाती है। अब जब आप थर्ड पे जाओगे तो वैल्यू वैसे तो कम थी, लेकिन क्योंकि उसकी ऊर्जा ख़त्म नहीं हो रही है तो वो ओवरऑल एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मान कम होने की जगह जब आप सेकंड आवर्त से थर्ड आवर्त पे जाते हैं तो मान बढ़ जाते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा वर्गों में दूसरा जो एक्सेप्शन है वो क्या है? संक्रमण श्रेणी। संक्रमण श्रेणी के जो वर्ग 12 के तत्व हैं उनके विन्यास पूर्ण पूरित होते हैं, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है, क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, वो पहले से ही कम्प्लीटली स्टेबल हैं। ठीक है, ये थे वर्गों के एक्सेप्शंस। अब आवर्तों के एक्सेप्शंस देखो। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कार्बन और सिलिकॉन से कम होता है। ठीक है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, कार्बन नंबर 6 पे है, उसके आगे नाइट्रोजन है, तो मान आपके पास बाएं से दाएं जब जाते हैं तो मान क्या होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था ना, लेकिन ये कम हो रहा है। दूसरा है कार्बन और सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सिलिकॉन, फॉस्फोरस फिर सिलिकॉन। सिलिकॉन नंबर 14 पे है, फॉस्फोरस नंबर 15 पे है, तो जब आप सिलिकॉन से फॉस्फोरस पर जा रहे हो तो मान बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या बता रखा है कि इनका मान कम होता है। तो ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, मैंने बोला आपको एक्सेप्शंस अच्छे से तैयार करने हैं, इसका रीज़न भी वही आएगा। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखना, ये अर्धपूर्ण स्टेट में आते हैं, नाइट्रोजन वाला केस और फॉस्फोरस वाला केस। उसके बाद जो वर्ग 2 है, वर्ग 2 में आपके पास बेरिलियम और मैग्नीशियम, इनमें इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होता है। ठीक है, फिर से वही रीज़न है, क्योंकि ये पूर्ण भरे हुए हैं। उत्कृष्ट गैसों के मान धनात्मक होते हैं, वरना तो जब आप जा रहे हैं तो वो मान बढ़ने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये बेटा अपवाद अच्छे से तैयार करना। अनुप्रयोग सिंपल है, वो आप बुक में रीड करके समझ में आ जाएगा।
अब आप चेक पॉइंट कौन सी के लिए रेडी हो गए? 7.5 के लिए। तो ट्राई टू कंप्लीट 7.5 एंड यू कैन टेक योर क्वेरीज पर्सनली। थैंक यू।